हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मेरे पास एक आया था MI 11 अल्ट्रा मॉडल और ये फ़ोन बिल्कुल फ्रेश है, फ्लैगशिप मॉडल है और ये ऑन नहीं हो रहा है, डेड फ़ोन है। तो ये जो फ़ोन है हमारे स्टूडेंट का है, मैं आपसे उनसे बात करवाता हूँ। आइए, ये हमारे एक स्टूडेंट है देवाशीष उड़ीसा से, तो हम इनसे बात करते हैं। तो इसमें आपने क्या क्या चेक किया है और क्या प्रॉब्लम है इसमें? मेरा नाम देवाशीष पटनायक है। मैं उड़ीसा से आया हूँ। ये जो सेट है एक्चुअली मेरे पास डेड होके आया था और इसमें मैं थोड़ा बहुत काम किया और एक दो टेक्नीशियन को भी दिखाया, फिर भी ये फ़ोन नहीं हो पाया। तो इसलिए मैं सर का वीडियो देखता हूँ और इनको वीडियो देख के मेरे को बहुत मोटिवेट भी होता है। तो अभी इनके पास मैं आया हूँ एडवांस कोर्स करने के लिए और इस फ़ोन में जो दिक्कत है वो मेरे से हो नहीं पाया, इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि सर इस फ़ोन को कर दें। मेरी पूरी उम्मीद है। तो इस फ़ोन को हम कम्प्लीटली डायग्नोसिस करेंगे कि इसमें एक्चुअल में फ़ॉल्ट क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस फ़ोन को मैं स्मार्ट चार्जर से लगा के दिखाता हूँ कि कितना एम्पीयर कंजप्शन है। तो जैसे ही मैं इसको आई चार्जर पे लगाता हूँ तो देखिए यहाँ पे लगाया तो 0.1 0.2 एम्पीयर का कंजप्शन ले रहा है, ठीक है, और फिर ये बंद हो जा रहा है, ठीक है। ये इसकी कंडीशन है। एक बार मैं आपको बोर्ड भी खोल के दिखाता हूँ पैनल से। तो इसके अंदर ये लेयर वाला मदरबोर्ड है, ये लेयर वाला मदरबोर्ड है, आप देख सकते हैं। तो एक बार मैं पैनल को से डिस्कनेक्ट करके बोर्ड को दिखा रहा हूँ आपको। तो ये लेयर वाला मदरबोर्ड है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं, ये लेयर वाला मदरबोर्ड है। और इसमें किसी ने, अगर आप ध्यान से देखो तो इसके रैम को रिवॉल्व किया हुआ है, आप देख सकते हैं। किसी ने इसकी जो रैम है इसको रिवॉल्व किया हुआ है और रैम सही से इंस्टॉल भी नहीं हुई है, आप देख सकते हैं। रैम उठी हुई दिख रही है, आप देखिए, ठीक है। बाकी बोर्ड की अगर कंडीशन देखी जाए तो यहाँ पे एक आप देख सकते हैं रजिस्टर भी मिस है, देख सकते हैं। यहाँ पे रजिस्टर यहाँ पे आप देख सकते हैं मिस है, ठीक है। बाकी जो बोर्ड की कंडीशन है वो फ़िलहाल फ्रेश है, कहीं पे और भी कुछ काम नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ CPU की रैम पे काम किया गया है। और इधर अगर देखा जाए तो इधर तो पूरा सील्ड है, सील पैक फ़ोन है। मतलब यहाँ पे अगर बात की जाए तो ये पूरा सील्ड पैक फ़ोन है, इसमें कहीं भी सील्ड नहीं निकाली गई है, लेयर पे काम नहीं हुआ है। हाँ, रैम पे काम हुआ है। तो हो सकता है ओवरहीट भी किया गया हो, उसमें लेयर में भी दिक्कत हो। लेकिन मैं सबसे पहले ना इसकी रैम को निकालूंगा और CPU को निकाल के दोनों को इंस्टॉल करके लगाऊंगा, क्योंकि 0.1 0.2 के एम्पियर कंजप्शन में ज़्यादातर CPU का फॉल्ट होता है, CPU डिस्कनेक्ट होता है, लेयर की भी दिक्कत होती है। लेकिन इसके रैम पे पहले से काम हो चुका है तो वैसे भी हमें रैम निकालनी पड़ेगी। तो एक बार इस पूरे वीडियो में मैं आपको CPU और रैम के इंस्टॉलेशन का कंप्लीट वीडियो दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम PCB को होल्डर में फिट करेंगे और उसके बाद CPU को डिसेंबल करेंगे। तो सबसे पहले इसके ऊपर हम ये हीट सिंक टेप को इंस्टॉल करेंगे ताकि UFS पे हीट ना पड़े। बगल में चार्जिंग IC भी पड़ी है तो उसको भी देखना होगा। तो इसको अच्छे से एक बार टेप को यहाँ पे लॉक कर लेंगे ताकि एयर अंदर ना जाए, क्योंकि कई बार अगर आप कवर नहीं करोगे ना तो और CPU निकालोगे तो कई बार हीट पड़ जाती है। इसमें ज़्यादा ग्लू पेस्ट नहीं है, हल्का पेस्ट है, तो हल्का हल्का इसको कट कर लेते हैं। लेकिन पहले से CPU निकला हुआ नहीं है। ये जो फॉल्ट है बेसिकली मैं बता दूं रैम का ही है, लेकिन CPU निकालने का मेन मकसद ये है क्योंकि रैम जिसने निकाला होगा तो कई बार CPU पे ओवरहीट हो जाता है, इसीलिए हम CPU और रैम दोनों निकाल रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हल्का हल्का हमने ग्लू कट किया। मेरे पास मशीन है 2008 DW, सॉरी, मेरे पास मशीन है क्विक की 2008, ठीक है। और यहाँ पे टेम्परेचर है 300 और सबसे पहले मैं हल्का सा हीट करूँगा। अब मैंने अपने मशीन का टेम्परेचर किया है 330, ठीक है, क्योंकि रैम निकालना है। एयर 100 पे है। हल्का हल्का मैं मूव करूँगा और ब्लेड मेरे पास है, और जब मुझे लगेगा मेल्ट हो गई तो रैम को धीरे से मैं लिफ्ट कर दूंगा। आप देख सकते हैं अभी नई हीट हुआ है प्रॉपर, ये हीट हो गया, मैं रैम को लिफ्ट कर दूंगा, ये रैम आपकी बाहर आ गई। तो यहाँ पे बस एक चीज़ ध्यान देना है कि रैम को जल्दी से जल्दी निकालना है, क्योंकि अगर ज़्यादा टाइम तक रैम पे हीट देते हैं तो उस कंडीशन में रैम ओवर हीट हो जाती है। हम अभी जो भी काम कर रहे हैं 330 पे काम कर रहे हैं। क्विक की 2008 मशीन है मेरे पास। और यहाँ पे अब CPU निकालने की बारी है। रैम के बाद बैक टू बैक CPU निकाल लीजिए, क्योंकि CPU हीट होता है तो जल्दी निकल जाता है। आप देख सकते हैं ऊपर की बॉलें मेल्ट हो गई है, तो ब्लेड
इंसर्ट करने का टाइम आ गया है। देखिए हल्का हल्का इंसर्ट हो रहा है, एक बार में मत निकालिए, थोड़ा टाइम दीजिए। अब सेकंड साइड में हीट करते रहिए, असेंबली होल्ड करके रखिए, चारों तरफ मूव होनी चाहिए। और इस तरीके से CPU हमारा आ गया आराम से ये बाहर, आप देख सकते हैं ब्लैक पेस्टेड है। अब हम यहाँ पे फ्लक्स लगाएंगे, और मेरे पास जो मशीन है ये है, जो डिसोल्डरिंग मशीन है मेरे पास, सोल्डरिंग मशीन, ये सुगोन की T60 मैं यूज़ कर रहा हूँ, T60 जो काफ़ी अच्छी है। पहले मैं T210 यूज़ करता था, अब T16 यूज़ कर रहा हूँ। तो इस पूरे ग्लू को मैंने कट किया, और ये जो मैं कॉटन नहीं यूज़ कर रहा हूँ, ये एक फॉर्म आता है वो यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप भी इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसको स्पंज बोलते हैं। अब कहीं कहीं ब्लैक पेस्ट हल्का हल्का सा है, अब मैं ब्लेड से हल्का हल्का उस ब्लैकिश पार्ट को निकाल लूँगा, क्योंकि अगर कहीं भी बॉल के ऊपर ब्लैक सरफेस से रह जाता है तो बॉल कनेक्ट नहीं होगी और हो सकता है हमारा सेट ऑन ना हो। तो आपको एक एक बॉल को अच्छे से स्टडी करके साफ़ करना होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं एक एक बॉल को स्टडी करके साफ़ कीजिए, कोई भी बॉल मिस नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से हल्का हल्का जहाँ पे ग्लू है उसको साफ़ कर लीजिए, क्योंकि CPU वन टाइम चलना चाहिए, वन टाइम इंस्टॉल होना चाहिए। क्योंकि जब 2-3 बार हम CPU पे काम करते हैं तो उसमें दिक्कत ये आती है कि ओवर हीट होने से कई बार CPU या रैम ख़राब हो जाती है। तो कोशिश करना है कि एक बार में ही चल जाए, इसीलिए कोई भी बॉल ब्लैक दिखती है तो उसको क्लीन कर लीजिए। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हम पूरी बॉल्स को प्रॉपर क्लीन कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं अभी SMD जो यूज़ कर रहा हूं ज़्यादातर CPU रैम पे काम करने के लिए क्विक की 2008 यूज़ करता हूं, और इसके अलावा मेरे पास सुगोन की 8650 भी पड़ी है, मैं इसका भी इस्तेमाल करता हूं। आप भी कर सकते हो, बहुत अच्छी मशीन है क्विक सुगोन की 8650। अब मैं फ्लक्स लगाऊंगा हल्का सा। फ्लक्स में यूज़ कर रहा हूँ मैकेनिक का SD360, और मैं ये डिसोल्डर वायर यूज़ कर रहा हूँ गुडविक की, जो काफ़ी बेस्ट है। तो इस तरीके से हम पूरी बॉल को अच्छे से क्लीन कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि कोई भी प्रिंट में मिस नहीं है, इवन NC भी नहीं निकला हुआ है। तो काफ़ी बारीकी से काम करना है, काफ़ी अच्छे से। तो इस तरीके से मैं डिसोल्डर वायर से पूरी बॉल्स को क्लीन कर रहा हूँ। तो मैं जैसा कि आपको बता रहा था कि स्पंज यूज़ करना है। देखो ये स्पंज है, ये बहुत अच्छा है, ये क्लीनिंग के लिए काफ़ी अच्छा होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं पिक्चर में भी। तो ये आप मार्केट से ख़रीद सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि CPU क्लीन हो गया। अब हम CPU के नीचे का सरफेस क्लीन करेंगे, IC के नीचे का सरफेस। आप देख सकते हैं CPU के अंदर नीचे छोटे छोटे कैपेसिटर्स लगे हैं। तो अभी मुझे इसको निकालना होगा, क्योंकि मेरे पास यूनिवर्सल स्टेंसिल है, सेम मॉडल का स्टेंसिल नहीं है, इसीलिए इन कैपेसिटर्स को निकालना होगा। फ़िल्टर कैपेसिटर्स है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से पूरी बॉल्स को हमने क्लीन कर लिया, ठीक है, और क्लीन भी कर लिया। और ये कैपेसिटर्स भी मैंने ऑलमोस्ट सबको निकाल दिए हैं। कई लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि ये कैपेसिटर निकालने के बाद लगाना ज़रूरी क्यों है, तो क्यों नहीं है या क्यों है, तो मैं बता दूं फ़िल्टर कैपेसिटर है, नहीं भी लगाओगे तब भी सर्किट काम कर जाता है। लेकिन अगर ये कैपेसिटर शॉर्ट हो जाए तो CPU रिस्पॉन्स नहीं करता है। तो इन कैपेसिटर को कई बार डेड फोन में भी निकालते हैं, कुछ कंडीशंस होती है हाई बूटिंग में। तो इस तरीके से हम CPU के ऊपर का जो ब्लैक पेस्ट है, देखिए ये हैंडमेड ब्लेड है जो आप देख रहे हो ना, ये 4 नंबर ब्लेड को आप कटिंग करके हैंडमेड ब्लेड बना सकते हो। तो इस तरीके से पूरा ग्लू कट कर लीजिए, सॉफ्ट हैंड से ही काम करना है ताकि CPU में कहीं स्क्रैच ना आए। काफ़ी पतला CPU है। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि पूरा ब्लैक पेस्ट हमने काट के अलग कर लिया है। आप देख सकते हैं अभी जो टेम्परेचर है मेरे मशीन का 280 है, ठीक है, और एयर 50 के आसपास है। और इस तरीके से मैंने फ्लक्स लगाया, और डिसोल्डर वायर से एक बार यहाँ पे क्लीन करें। कई सारी बॉल्स आप देख रहे होंगे ब्लैक है, ब्लैक होती है, ड्राई बॉल्स हैं। इनको हम लोहे के ब्रश से चमका देंगे। आप बार बार इस पे आयरन और डिसोल्डर वायर ना लगाएं, नहीं तो IC के नीचे से ग्राउंड निकलना पक्का है और IC आपकी ख़राब हो सकती है, फिर UV लगाना पड़ेगा। तो एक बार आपको सिर्फ एक बार डिसोल्डर वायर चलाना है बस, इसके बाद से क्लीन कीजिए, और एक बार इसमें जो आयरन ब्रश आता है उसका यूज़ कीजिए, पूरी बॉल क्लीन हो जाएगी। ये देखिए एक बार हमने डिसोल्डर वायर चलाया है, आयरन चलाया है। अब हम ये आयरन ब्रश होता है, इसको थिनर पे डुबोएं, और इस तरीके से थिनर भी आ जाएगा साथ में। और इस तरीके से ब्रश को जब IC पे चलाएंगे तो जो ब्लैक सरफेस है पूरा क्लीन हो जाएगा। आप देख सकते हैं इस तरीके से, और IC पूरी क्लीन हो जाएगी। तो बार बार आयरन का इस्तेमाल मत कीजिए, IC को सिर्फ एक बार आयरन से क्लीन कीजिए डिसोल्डर वायर से बस। आप देख सकते हैं IC पूरी एकदम क्लीन हो चुकी है। कैपेसिटर्स मैंने पूरे निकाल दिए हैं,
क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मेरे पास सेम स्टेंसिल नहीं है, तो मुझे यूनिवर्सल से इसको रिवॉल्व करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने आईसी को पूरा क्लीन कर लिया है। देख सकते हैं आप, एकदम क्लीन कर लीजिए, एक भी बॉल ब्लैक नहीं होनी चाहिए। देखें, अब हम रैम ये सीपीयू के ऊपर का सिरा है, इसको भी एक बार क्लीन कर लीजिए। सीपीयू के जहाँ पे रैम इंस्टॉल करेंगे हम, ये ऊपर का सिरा है, तो इसको भी हम एक बार क्लीन कर लेते हैं। देख सकते हैं आप, ये भी हमने क्लीन कर लिया। अब इसको ब्रश से एक बार हम ब्रश लगा देंगे तो जो ब्लैक बॉल्स हैं वो भी क्लीन हो गई, देख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये सीपीयू रेडी है। अब आती है बारी रैम की, तो आप देख सकते हैं रैम में भी बहुत सारी ब्लैक बॉल्स हैं। तो सबसे पहले फ्लक्स लगाइए और एक बार इसको क्लीन कर लीजिए। मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी सीपीयू हो, यूएफएस हो, रैम हो, आपको डिसोल्डर वायर एक या मैक्सिमम 2 बार से ज़्यादा यूज़ नहीं करना है सॉफ्ट हैंड से। अगर आप ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ग्राउंड निकलना पक्का है और आईसी फिर ख़राब हो जाती है, काफ़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो देख सकते हैं मैंने एक बार डिसोल्डर वायर यूज़ किया है, अब मैंने क्लीन किया और इसके ऊपर आयरन ब्रश चला दीजिए बस। ये देखिए आयरन ब्रश, इससे पूरी बॉल्स चमक जाती है। कई बार बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि कोई बॉल क्लीन नहीं होती तो बार बार उस पर डिसोल्डर वायर फेरते हैं, सोल्डरिंग जो अपना बीजी पेस्ट लगाते हैं, बार बार आयरन चलाते हैं, तो उससे आईसियाँ ख़राब होती हैं। तो इस तरीके से देखिए आईसी हमारी क्लीन हो गई। ठीक है, अब बारी आती है कि हम इस आईसी को रिवॉल्व कर लें। ये आपकी रैम रेडी है। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल स्टेंसिल है मेरे पास, क्योंकि सेम स्टेंसिल नहीं है। तो जो पीपीडी जो है, मैं मांड की पीपीडी यूज़ कर रहा हूँ और ये 183 है जो मुझे सुखानी पड़ती है। आप सबको पता है, अगर अच्छे से आपको बॉल बनानी है तो कोई मार्केट का कोई फंडामेंटल मत यूज़ कीजिए, स्टेंसिल फ्रेश होनी चाहिए और जो पीपीडी अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए और ड्राई होनी चाहिए। इसको आप कॉटन में लगा के ड्राई कर लीजिए, इसके अंदर का जो पानी है सुखा दीजिए और उसके बाद बॉल वन टाइम बनेगी, किसी भी स्पेशल टेक्निक की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप देखिए अब मैं हीट करूँगा। अभी मैं जो मशीन यूज़ कर रहा हूँ ये है सुगोन की 8650 और यहाँ पे ये हीट करूँगा, 300 टेम्परेचर है। और आप देख सकते हैं सीपीयू हमारा रेडी है। तो ये सीपीयू को मैं थोड़ा अच्छे से क्लीन कर लूँगा, क्योंकि काफ़ी इसकी बारीक बोले हैं, बीच में हल्का हल्का कभी कभी ना सोल्डर रह जाता है। तो आप सीपीयू को अच्छे से क्लीन कीजिए। और कई बार हम सीपीयू लगाते हैं तो वो सोल्डर जाके दो बॉलों को आपस में शॉर्ट कर देता है और हमारा सेट ऑन नहीं होता है या कोई दिक्कत आ जाती है। इसीलिए सीपीयू को काफ़ी अच्छे से साफ़ करें, इस तरीके से थिनर अच्छी क्वालिटी का यूज़ करें। तो आप देख सकते हैं हमने वन टाइम सीपीयू रिवॉल्व किया और सीपीयू प्रॉपर रिवॉल्व हुआ है। अब बारी आती है रैम की। ठीक है, देख सकते हैं पूरा क्लीन एंड नीट एंड क्लीन सीपीयू है एकदम, बिल्कुल कोई भी बॉल कहीं भी कोई स्क्रैच कुछ नहीं है। अब बात आती है रैम की। अब हम चलते हैं रैम को रिवॉल्व करेंगे। तो मैं थोड़ा सा हीट कर रहा हूँ सीपीयू को, ताकि बॉल ने पूरी राउंड हो जाए और जो मॉइस्चर है चला जाए। तो ये रैम है। ठीक है, तो रैम को भी एक बार रिवॉल्व कर लेते हैं। रैम को रिवॉल्व करना काफ़ी आसान है, आप देख सकते हैं। तो फिर से वही वाला पीपीडी ड्राई यूज़ करेंगे ताकि कोई भी बॉल फूले ना। कई बार आप रिवॉल्व करते हो तो बॉलें फूल जाती है, निकल जाती है, रह जाती है, तो उसके घबराना नहीं है। आप लोग पीपीडी को ड्राई ज़रूर कर लें। ठीक है, कॉटन में रख के ड्राई कर लें, सुखा लें और उसके बाद देखिए यूज़ करो। और अच्छी क्वालिटी का आजकल मार्केट में बहुत लोकल पीपीडी भी मिल रही है, इसका ध्यान रखना है। तो अब हम एसएमडी मशीन से हल्का सा हीटअप करते हैं। और आप देख सकते हैं कि ये रैम भी बॉल बन चुकी है। ठीक है, इसके बाद रैम को भी एक बार अच्छे से साफ़ कर लीजिए। कई बार छोटे छोटे कण होते हैं सोल्डिंग के बीच में फंसे होते हैं, इसीलिए आप ना आईसीयू को ना अच्छे से साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये मैंने हीट मार के एक बार बॉल्स को राउंड कर लिया है और प्रॉपर बॉल अपनी शेप में आ गई है। और कभी भी हीट अगर गर्म आईसीयू हो तो तुरंत मत क्लीन कीजिए, आप ठंडा होने का कूल होने का इंतज़ार कीजिए। अगर हीट आईसी पे अगर आप थिनर लगाएंगे
या सेट तुरंत ऑन कर देंगे लगा के तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है, इसीलिए थोड़ा वेट करना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी रैम भी इंस्टॉल हो गई है। ठीक है, और अब हमारा ये जो CPU है हम लगाएंगे। तो देखिए CPU लगाते समय कुछ बातें ध्यान देनी है। कई बार CPU लगाने के बाद ना CPU चलता नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो CPU के नीचे जो सरफेस है, इसके नीचे कई सारी ब्लैक बॉल्स हैं। आप देखिए, तो कई बार क्या होता है, अभी तो हमने पूरा क्लीन कर रखा है, कई बार एक ब्लैक बॉल भी रहेगा ना और नहीं कनेक्ट हुआ CPU नहीं चलेगा। और दूसरी जो फ्लक्स को चारों तरफ फैला लीजिए, जैसे मैंने अभी फैलाया। तो इस तरीके से CPU को मैंने लगाया और एक बार इसको हीट करते हैं। अब मेरा टेम्परेचर है SMD का 350, एयर है 100। एक बार ये हीट कीजिए और जब ये इंस्टॉल हो जाए तो अपने आप थोड़ी सी IC मूव करती है तो हमें पता चल जाता है कि IC बैठ गई है। तो ये माइक्रोस्कोप में आप बहुत बारीकियों को देख सकते हैं और हल्का सा मूव कराना ज़रूरी होता है। जब भी आप किसी भी IC को लगाएं तो लगने के बाद हल्का सा मूव कराइए ताकि पूरी बॉल अपनी शेप में बैठ जाए और हमें भी पता चल जाए कि हाँ भाई मतलब इंस्टॉलेशन हो गई है। देखिए ऐसे करके, ये देखिए हल्का मूव कराइए, देखिए काफ़ी अच्छे से देखिए मूव करा के हम कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए ये हल्का सा मूव करा दीजिए। तो इस तरीके से आपने देखा कि मैंने CPU इंस्टॉल कर लिया है। CPU इंस्टॉल करने के बाद डायरेक्ट आपको रैम नहीं लगाना है, सबसे पहले आई चार्जर पर लगा के एम्पीयर कंजप्शन चेक करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बोर्ड को में से टेप को निकालते हैं और इसको पैनल में एक बार फिट करते हैं और एक बार हम आई चार्जर का एम्पीयर कंजप्शन चेक करते हैं। कई बार हम DC से भी चेक करते हैं। DC पे कई सारे फ़ोन स्टक कर जाते हैं तो हम समझते हैं कि CPU लग गया है या ऑटो पोर्ट चेक कर लेते हैं। लेकिन मैंने S23, S24 जैसे फ्लैगशिप मॉडल्स में देखा है OnePlus में कि ऑटो पोर्ट नहीं बनते हैं कई सारे फ़ोन या स्टक नहीं होते हैं। तो एक बार आई चार्जर से भी चेक कर लेते हैं। तो जैसे ही मैं आई चार्जर लगाता हूँ, देखिए तो मैंने जैसे ही आई चार्जर लगाया तो यहाँ पे देख सकते हैं 0.2 और 1 का एम्पीयर कंजप्शन है। ठीक है, तो चलिए अब हम रैम को इंस्टॉल करके देखते हैं। तो अब जो रैम है इसको इंस्टॉल करते हैं। तो हल्का सा फ्लक्स लगा के और रैम भी इंस्टॉल कर लेते हैं। रैम पे विशेष ध्यान रखना है, अगर माइक्रोन की रैम है तो उस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, वो बहुत जल्दी ख़राब होती है। तो रैम को लगाते समय मैं टेम्परेचर रखता हूँ 330 और हीट 100 रख सकते, एयर रखना है 100 और हीट 330 ही काफ़ी है। 350 रखने की ज़रूरत नहीं है, रैम को थोड़ा बचाना है क्योंकि रैमें बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। खैर ये वाली रैम तो माइक्रोन की नहीं है तो इतनी कोई दिक्कत नहीं है फिर भी। तो अब हम रैम को पहले प्रॉपर डायरेक्शन में हम बैठा लेते हैं और फिर अब स्टार्ट करते हैं। तो देखिए रैम को जो ये टेम्परेचर है ये अपना 330 का टेम्परेचर है, 100 एयर है। तो रैम को भी लगाने के बाद हल्का सा मूव कराना ज़रूरी है। ठीक है, ताकि शेप में आ जाए रैम भी। देखिए हल्का सा मूव करा लीजिए, सही रहेगा। एक बार लेफ़्ट से, एक बार डाउन से या अपर से। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा रैम भी हमारे फ़ोन में इंस्टॉल हो चुकी है। और कभी भी बोर्ड अगर गर्म हो तो तुरंत बैटरी ना लगाएं, थोड़ा इंतज़ार कर लें, उसके बाद ही लगाएं। अब ये फ़ैन से थोड़ा सा इसको कूल कर लेते हैं IC को, उसके बाद ही बोर्ड को हम ऑन करके देखेंगे। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने CPU को इंस्टॉल करने के बाद रैम को भी इंस्टॉल कर लिया है। अब देखते हैं कि सेट ऑन होता है कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने मोबाइल फ़ोन में से स्टिकर को निकालते हैं, ये जो टेप लगी थी, और अब हम फ़ोन को ऑन करके देखते हैं। तो ये मैंने इंस्टॉल कर लिया। अब एक बार हम चार्जर लगाते हैं, कोई एम्पीयर कंजप्शन लेता है कि नहीं, तो देखिए सेट ऑन होता है कि नहीं। तो ये मैंने लगाया चार्जर, तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो सेट है वो 1 टाइम में ऑन हो चुका है। लेकिन जब भी आप इस तरीके के सेट पे काम करते हैं तो कंप्लीट ऑन होना भी ज़रूरी है। तो एक बार मैं इस सेट को कंप्लीट ऑन करके देखता हूँ। ठीक है, बैटरी इसकी चार्ज नहीं है, बैटरी मात्र 1% चार्ज है। क्योंकि बहुत सारे लड़कों की कंप्लेन ये होती है कि कई बार इस टाइप के जो फ़ोन होते हैं रैम लगाने के बाद या CPU लगाने के बाद रिबूट होते हैं,
या एमआई पे लोगों पे ब्लिंक करते हैं, ऐसी भी दिक्कतें देखी गई है। इसीलिए कंप्लीट ऑन होना भी बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन हमारा कंप्लीट ऑन हो चुका है। तो अब हम स्टूडेंट को बुलाते हैं और पूछते हैं कि पूरा प्रोसीजर उसको कैसा लगा। 1 टाइम में ऑन हुआ है, हमने रैम को और सीपीयू को 1 टाइम लगाया, मैंने पूरा प्रोसीजर आपको दिखाया। तो देवाशीष, मेरे को उम्मीद नहीं थी कि ये फ़ोन ऑन होगी, लेकिन एक्चुअली इतने दूर से कम 2000 किलोमीटर के दूर से मैं आया और सर ने मेरा भरोसा तोड़ा भी नहीं। मेरे को बहुत अच्छा लगा। और अगर कोई उड़ीसा से कोई देख रहे, कोई भी स्टूडेंट जो रिपेयरिंग करना चाहता है तो वो आ सकता है। बहुत ही अच्छा है, एकदम लाइव क्लास होता है। एकदम जितना भी डाउट है, एक बार पूछो, 2 बार पूछो, 3 बार पूछो, जितने बार पूछना है पूछो। सर जो क्या होते हैं कि एकदम सब डाउट क्लियर करके देते हैं, किसी को भी कोई डाउट भी रहता नहीं है। और यहाँ आने के बाद और भी 1-2 चीज़ मैंने देखा, जैसे कि बैकअप सपोर्ट जो होता है इनका बहुत अच्छा है। मतलब मैंने देखा बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ से कोर्स करके गए हैं, फिर भी वो आए यहाँ पर अपने डाउट क्लियर करके जा रहे हैं। ये बात मेरे को बहुत अच्छी लगी। और ये जो फ़ोन था ये तो बहुत सारे दुकान में मतलब काम करके आए, फिर भी सर ने कर दिया, ये मेरे को बहुत खुशी आ रही है। तो ये फ़ोन आपने क्यों नहीं किया, आपने मुझे क्यों दिया? यहाँ पे आपने प्रैक्टिकल किया ना, तो आपने क्यों नहीं किया? एक्चुअली सर मैं जो है कि सिंगल सीपीयू और मतलब ब्लैक पेस्टेड सीपीयू में काम करता था पहले, तो ये डबल सीपीयू में नहीं काम करता था, तो थोड़ा बहुत नॉलेज नहीं था इसके बारे में। तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जो ये हम जीरो से हीरो बनने का जो दावा करते हैं 20 दिन 22 दिन में, तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, देखिए सीपीयू पे काम करना अलग चीज़ होती है कि आपने ब्लैक पेस्टेड पे काम किया, डबल डेकर पे काम किया। इन फ्लैगशिप मॉडल्स पे काम करने के लिए थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम सीपीयू उठाते हैं, प्रिंट डैमेज हो जाते हैं, रैम ओवर हीट हो जाती है, ख़राब हो जाती है, तो थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए। अब ये जो लड़का है आया है, अभी ये ब्लैक पेस्टेड पे पूरा हाथ साफ़ हो चुका है इसका। ब्लैक पेस्टेड तो कर ही लेते हो, 1 टाइम रिवॉल्व कर लेता है सीपीयू, इनका डबल डेकर स्टार्ट होने वाला है। तो किसी भी स्टूडेंट को टाइम लगेगा उस स्टेज तक पहुंचने में, हो सकता है 2 महीने लगे, हो सकता है 3 महीने लगे, लेकिन हाँ इसको इतना हम कॉन्फिडेंस दे देंगे कि ये इन फ्यूचर 2-3 महीने बाद इस टाइप के फ़ोन को भी हैंडल करने लगेगा। मेरा बस आपका बताने का मतलब ये था। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो वीडियो मैंने स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसीजर आपको समझाया है, ठीक है, तो इसको देखने के बाद बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, ठीक है। मैंने आपको मशीन्स के बारे में, टेम्परेचर्स के बारे में और कैसे काम करना है, एक एक स्टेप आपको मैंने डिस्प्ले किया है। तो आपने कस्टमर को कितना पैसा बोला था इस फ़ोन के लिए? इस फ़ोन के लिए मैंने कस्टमर को 4500 से 5000 के बीच में से खर्चे बोला। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो ये अक्टूबर बैच चल रहा है, 30,000 रुपये फ़ीस है। उसमें भी इन लोग का SMD आयरन इस महीने मैंने दिवाली गिफ्ट दे रखा है, और 3-4 हज़ार तो इसने इसी में रिकवर कर दिया। अच्छा दोस्तों, एक और फ़ोन है इसका, ये इसने मुझे एक S24 अल्ट्रा का भी दिया, आप ही का फ़ोन है, और ये भी डेड है। तो इस वीडियो के बाद हम बैक टू बैक इस वीडियो को भी लाएंगे, S24 अल्ट्रा, ये भी डेड है, तो इसके लेयर पे भी काम करके देखेंगे इसमें क्या दिक्कत है। तो चलिए दोस्तों, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।